हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली इसमें हम आईबीपीएस का जो हमारा पेपर है, ठीक है, आईबीपीएस एसओ राजभाषा और लीगल वाला जो हमारा पेपर है उसमें जो जीए वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम जो बैंकिंग अवेयरनेस है उस पर कुछ कॉन्सेप्ट को और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि सरकार होती है, सरकार की अपनी कुछ नीतियां होती है जिससे वो क्या करती है, देश में ग्रोथ लेके आती है, देश में डेवलपमेंट लेके आती है, विकास लेके आती है, ठीक है, जिसको हम फिजल पॉलिसी कहते हैं। उसी तरह से जो हमारे देश की केंद्रीय बैंक होती है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि हमारे देश में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी अपनी पॉलिसी होती है देश में, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में, ठीक है, तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली इसमें आरबीआई करती क्या है? आरबीआई इसमें जो हमारे देश का आप कह सकते हो इन्फ्लेशन जो है उसको बैलेंस करने का काम करती है। इन्फ्लेशन जो चीज होती है वो देश की वृद्धि के लिए, जो देश की ग्रोथ है, देश का जो विकास है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को ना बहुत ज्यादा होने देना और ना बहुत ही ज्यादा कम होने देना, उसको एक संतुलित दर पर बनाए रखना, ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली जो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये क्या करती है, रेपो रेट को निर्धारित करती है। जो रेपो रेट होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रेपो रेट क्या होता है, उसको बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, जिसके थ्रू जो देश है हमारा, उसका जो विकास है वो बना रहे। ठीक है, मतलब एक नियमित दर पर देश हमारा विकास करता रहे, डेवलप होता रहे। ठीक है, तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, इसको स्थापित कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, 1934 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू? फाइनेंस एक्ट के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2016। ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होगे। चलते हैं आगे। दूसरी बात कि साल में ये कितनी बार मिल सकती है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अब रिपीट होने के चांसेस तो कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि साल में इन्हें कम से कम कितनी बार मिलना होता है, एटलीस्ट 4 टाइम्स इनको क्या करना होता है, मीटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम इन्हें 4 बार मिलना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसमें मेंबर कितने होंगे। मेंबर पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन शायद इस तरह पूछा गया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें कौन कौन मेंबर हैं, तो नाम दिए गए थे, लेकिन उसमें यह नहीं था कि कितने लोग होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 6 लोग होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और 3 होते हैं आरबीआई के खुद के लोग। ठीक है, तो टोटल 6 लोग यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पर क्वेश्चन बन सकता है, उसकी डेट पर। तो आपको डेट याद रखनी है, 3 अक्टूबर 2016 को ये पहली बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये बैठी थी और इसने मतलब जो चर्चा वगैरह होती है वो की थी। ठीक है, उसके अलावा अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी, कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें जो रेपो रेट होता है, अब हम रेपो रेट को यहाँ पर डिफाइन भी कर लेंगे, तो उसको क्या बोला है कि जो 6.5 रेपो रेट है उसको बरकरार रखने की बात की गई है। 6.5% रेपो रेट को यहाँ पर बनाए रखना है। अब बात आती है कि व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट होता क्या? ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं किसी का एग्जाम्पल। फॉर जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या है, राम, ठीक है, एक राम व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे बिजनेस में पैसे चाहिए, उसे बिजनेस को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, बिजनेस बढ़ाना है ताकि वो ज्यादा उत्पादन कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, आगे बेच सके और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो उसे अपने बिजनेस को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ मिलेंगे? पैसे मिलेंगे उसे बैंक के पास। तो वो जाता है एसबीआई के पास। ठीक है, हम यहाँ पर बैंक का सीधे सीधे नाम लेंगे। एसबीआई के पास जाता है राम। ठीक है, राम जाता है और कितने रुपए मांगता है, वो कहता है मुझे 3,000 रुपए ले लो। ठीक है, या $3,000, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लेंगे। वो बोलता है कि हमें 3,000 रुपए दे दो, हमें क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो एसबीआई के पास, सपोज करो उस समय जिस समय ये पैसा लेने गए हैं साहब,
एसबीआई के पास पैसे नहीं है, ठीक है, अचानक से पैसों का शॉर्टेज हो जाता है एसबीआई के पास, ठीक है। अब एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई को चाहिए पैसे क्योंकि उसे राम को आगे देना है, ठीक है, लैंड करना है। तो एसबीआई क्या करेगी, अब आपको पता है आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंकर, है ना, मतलब बैंकों का बैंक बोला जाता है। तो हम बैंक के पास पैसे मांगने जाते हैं, तो बैंक किसके पास जाएगा, अपने बैंक के पास, यानी वो एसबीआई किसके पास जाएगी ऐसे केस में, आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगी कि भाई ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूं। तो आरबीआई एसबीआई को क्या करेगी, 3,000 रुपए जो उसको आगे देने हैं वो उसको दे देगी, ठीक है। अब ये बताओ, हम जब बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाता है ना। आप 100 रुपए लोगे तो बैंक को आप 100 रुपए देकर तो आप मुफ्त नहीं हो सकते हो, आपको उसमें कुछ ब्याज भी देना पड़ता है, 10 रुपए 5 रुपए जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही सीन आएगा, आरबीआई बोलेगी ठीक है तुम पैसे तो ले लो, पर तुम्हें ना मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, कुछ मुझे इंटरेस्ट कुछ मुझे आपको, मतलब जो बैंक है एसबीआई को आरबीआई को थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी को बैंकिंग टर्म में क्या बोला गया है, रेपो रेट, ठीक है। मतलब जिस दर पे, जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से पैसे उधार लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सोचो वापस से आप अपने हिसाब से सोचो कि आप कहीं पर पैसे लेने जाओ, किसी लैंडर से पैसे लेने जाओ या किसी बैंक से पैसे लेने जाओ, और अब वो बोले कि भाई जो इंटरेस्ट है ना वो 50% पड़ेगा, मतलब मैं आपसे 50% इंटरेस्ट लूंगा। तो आप बोलोगे यार इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ रेट ही उतनी नहीं, मेरा बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आपका बिजनेस 200% की रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे केस में तो आप 50% देने को तैयार भी हो जाओगे। लेकिन सपोज करो आपकी बिजनेस की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% के आसपास है, तो क्या आप साल के आखिरी में किसी को 50% ब्याज दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, डेफिनेटली आप तो घाटे में चले जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप लोन नहीं लोगे, आप कहोगे ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपना बिजनेस एक्सटेंड नहीं करोगे, एक्सटेंशन नहीं करोगे, विस्तारित नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जब रेपो रेट जो ब्याज की दर है अगर वो ज्यादा हो जाए तो लोग पैसा उधार लेने में हिचकिचाने लगते हैं। तो उसी तरह अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे लेंगी, नहीं लेंगी, वो कहेंगे यार इतना ज्यादा तो हमें आगे से मिलना नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, फालतू में हम पर बर्डन बढ़ जाएगा, तो वो बैंक आरबीआई से उधार लेंगी ही नहीं। अब अगर आरबीआई से बैंक उधार नहीं लेंगी तो बैंक के पास भी मनी की शॉर्टेज रहेगी, लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, तो वो आगे क्या, आगे जो उसके पास उधार लेने आएंगे क्या उसको उधार दे पाएगी, लोन दे पाएगी, डेफिनेटली नहीं दे पाएगी। तो होगा क्या, इससे होगा ये कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, उसमें विस्तार नहीं हो पाएगा, उसकी ग्रोथ रेट में इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अगर रेपो रेट को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो लोग उधार लेने से हिचकिचाने लगते हैं, बैंक आरबीआई से उधार लेने में हिचकिचाती है, लोग बैंक से उधार लेने में हिचकिचाते हैं, और जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो उसका इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी चीज की डिमांड को जनरेट कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, है ना। तो जैसे जैसे डिमांड कम होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, किसी भी चीज के जो प्राइस बढ़े हुए हैं वो कम होने लगेंगे, और जैसे जैसे प्राइस कम होने लगेंगे तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाता है तो आप सीधे सीधे बता दोगे भाई इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो महंगाई है वो कम होने लगेगी, ठीक है, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई रेपो रेट की, ठीक है। तो अब ये वाला जो था एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा रेस करते हैं और कहानी को बदलकर देखते हैं, ठीक है, चलो। अब होता ये है कि राम ने जो 3,000 रुपए लिए थे बैंक से, ठीक है, अब राम ने बिजनेस किया और 1 साल के अंदर उसे बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला, और उसने क्या किया, पैसे को बहुत ज्यादा उसके पास हो गए, तो अब उसे लग रहा है कि बैंक को उसके पैसे लौटा देने चाहिए। तो राम जाता है एसबीआई के पास और बोलता है लो आपने जो 3,000 रुपए दिए थे उस पे आप प्लस इंटरेस्ट अपना ले लो, और ये जो लोन है इसको क्लोज कर दो। तो बैंक कहती है बहुत अच्छी बात है, और वो जो इंटरेस्ट था वो उसको क्लोज कर देती है। अब एसबीआई के पास उस समय ना बहुत सारा पैसा आ जाता है, सब जितने भी अलग अलग लोगों ने उधार ले रखा था सब एसबीआई को उसका पैसा आकर वापस कर देते हैं। अब एसबीआई के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है, लेकिन उसके पास लोग उधार लेने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत सारा पैसा अगर अकाउंट में पड़ा है तो वो तो अपने आप बढ़ेगा नहीं, या तो उसे कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी पैसा बढ़ेगा। तो एसबीआई का दिमाग में आता है एक काम करते हैं यार,
ये जो इतना सारा पैसा है ना, हम क्या करते हैं, हम जैसे हम लोग के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसा सोचो कि अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, डेफिनेटली वो अपने बैंक के पास जाएगा। तो एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास और बोलेगा एक काम करो साहब, मेरे पास ये 3,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, आप इसको अपने पास रख लो। तो आरबीआई बोलेगा चलो ठीक है, दे दो भाई, मुझे दे दो तुम। तो आरबीआई अपने पास पैसा रख लेगा। लेकिन एसबीआई बोलेगा सर आपको याद है ना, जब मैंने आपसे उधार लिया था तो आपने मुझे आपने मुझसे इंटरेस्ट रेट बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज किया था, अभी मैं आपको पैसे दे रहा हूं अपने पास रखने के लिए, तो मुझे भी तो कुछ फायदा पहुंचाओ। तो आरबीआई बोलेगा चलो ठीक है, तुम ना रिवर्स रेपो रेट पे मुझसे, मतलब एक रेट का नाम होता है रिवर्स रेपो रेट, इस दर पे मैं तुमको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। और अब सवाल ये है कि आप मुझे ये बताओगे कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कौन सा जो है ज्यादा होगा परसेंटेज वाइज। तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली रेपो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि हम भी जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें 2.5-3% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब हम बैंक से पैसे लेने जाते हैं तो हमें ज्यादा देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली रेपो रेट क्या होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस समय जो प्रेजेंट में रेपो रेट आपके पेपर के टाइम पे चल रहा है वो है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35%। थर्ड टर्म यहां पर लिखा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि बैंक के पास ना पैसे थोड़े से समय के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब आज रात को, आज शाम को बैंक को खूब सारे पैसे चाहिए क्योंकि उसे कुछ काम आ गया है। तो बैंक क्या करता है, ओवरनाइट मतलब एक आध दिन के लिए, केवल एक रात के लिए आरबीआई से क्या कहता है, मुझे पैसे दे दो, बदले में मेरे पास अभी कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ मुझे पैसे दे दो। तो बैंक कहती, आरबीआई कहती चलो ठीक है ले लो। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप किसी को बिना किसी चीज को गिरवी रखे लोन लेने जाते हो तो वो क्या आपको सस्ते परसेंटेज पे, सस्ते दर पर आपको लोन प्रोवाइड करेगा? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करेगा भाई। वो बोलेगा सिक्योरिटी है नहीं मेरे पास, तो तुम भाग गए तो क्या हुआ। तो एक काम करो, मैं तुम्हें मेरे बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, डेंजर है, थ्रेट है, तो तुम मुझे ज्यादा अगर परसेंटेज पे ब्याज देने को तैयार होगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो बैंक बोलेगी, मतलब जो भी होगा इंसान बोलेगा चलो भाई ठीक है ले लेना ज्यादा परसेंटेज। तो बैंक के पास जब बैंक बिना कोलेटरल के आरबीआई से पैसे लेने जाती है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बहुत ही छोटे से समय के लिए जाता है, ज्यादातर आधी, मतलब एक आध रात के लिए लिया जाता है, एक आध दिन के लिए लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रेपो रेट से ज्यादा होती है। यहां पर इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 6.75% है। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपने देख लिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक और होता है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, एसडीएफ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वो जैसे रिवर्स रेपो रेट होता है उसी तरह से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। इसमें अचानक से अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो बैंक उसको आरबीआई के पास जमा कर देती है। ठीक है, चलो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो अभी जो है इनके नाम एक बार देख लो भाई। शक्तिकांता दास आपको पता है गवर्नर साहब है हमारे। ठीक है, और उसके बाद जो है माइकल देबोपत्रा, ठीक है, देबोबत्रा पत्रा जी हैं डेप्यूटी गवर्नर। देन राजीव रंजन है, जयंत आर वर्मा है, असीमा गोयल है, एंड शशांक भिड़े है। ठीक है, नाम याद कर लो, पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। देन यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, कुछ टर्म्स देके उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, या इस पर्टिकुलर अल्फाबेट का फुल फॉर्म क्या बनेगा, एब्रिविएशन क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ड है जैसे सीआरआर, तो व्हाट इज सीआरआर, तो इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या चीज है, देखो अब जब बैंक, जो इकोनॉमी है उसकी पिलर होते हैं बैंक, है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था उसके सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स अगर बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे, तो कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, ऐसे में सोचो अगर जो पिलर है अगर वो कमजोर हो जाए या फिर वो गिरने की कगार पे आ जाए तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा पूरा घर है, वो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो क्या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की गलतियों को होने देगा? क्या वो कोई चेक एंड बैलेंस बना के नहीं रखेगा कि अगर इस तरह की कोई गलती होने वाली भी हो तो हम उसको क्या कर सके, कवर कर सके? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनाएगा। तो बस इसी तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए सीआरआर, एसएलआर जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है सीआरआर, अब इससे पहले आप ना एक चीज समझो कि बैंक ना बहुत सारे पैसे कमाता है। ठीक है, बैंक के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। तो मान लो एक बैंक के पास टोटल 100 रुपए हैं। अब इस 100 रुपए का बैंक क्या कर सकता है,
तो आप बोलोगे सर लोन दे सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल दे सकता है। अगर सोचो कि जितना बैंक के पास रुपए था उसने उसको पूरा लोन दे दिया और अचानक से बैंक पर कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई घटना आ जाती है, तो बैंक कैसे बेयर करेगा? तो आप बोलोगे आरबीआई से। सर हर बार आरबीआई के पास थोड़ी ना जाएगा। अगर आरबीआई के पास कोई प्रॉब्लम होती है या आरबीआई उस समय सपोर्ट नहीं कर पाता है तो बैंक के पास अपना भी तो कुछ रिजर्व होना चाहिए ना। आप भी जैसे घर से बाहर पढ़ने जाते हो तो क्या हर बार अपने पिताजी से और माताजी से पेरेंट्स से ही पैसे मांगते हो? नहीं मांगते होगे। कभी कभार आप भी ऐसा करते होगे ना कि 500 1000 रुपए अपने वॉलेट में रखे हुए हैं या अलग कहीं पे रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पे वहां से निकाल लिया। तो उसी तरह का प्रोविजन होता है सीआरआर। इसमें क्या सीआरआर और एसएलआर उसी तरह के प्रोविजन होते हैं। इसमें बैंक अपने पास जितना भी टोटल रुपए है उसका एक सर्टेन परसेंट, यहाँ पर जो बैंक क्या है यहाँ पर 4.5% है, ठीक है, 4.5% आई गेस, ठीक है। तो ये क्या करती है सीआरआर के फॉर्म में किसको जमा कर देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मतलब थोड़ा सा रुपए निकाल के अपने टोटल पैसे में से आरबीआई के पास जमा कर देती है, ठीक है, सीआरआर की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में। तो बोलोगे सर तो इसमें क्या कोई ब्याज वगैरह मिलता होगा? कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये पैसा तब काम आता है जब बैंक पर बहुत ज्यादा खतरा आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप की आ जाए बैंक को, तब आरबीआई इस पैसे से उस बैंक को संभालने की कोशिश करती है, ठीक है। कुछ भाग एसएलआर की फॉर्म में, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसकी फॉर्म में बैंक्स क्या करती है? अपने पास भी रखती हैं, ठीक है। अभी ये 18.5 समथिंग है, ठीक है। इतना पैसा एसएलआर की फॉर्म में बैंक अपने पास भी रखती है। तो बोलोगे सर आप लगभग तो 22% पैसा तो ये हो गया जो बैंक क्या है अपने पास और आरबीआई के पास रख रही है, यानी इसके 100 रुपए में से इतने रुपए तो इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा होगा, यानी इस तरह तो बैंक लॉस में चली जाएगी। तो आरबीआई, जब बैंक को नहीं शिकायत आरबीआई से की कि सर ऐसे तो हम लॉस में चले जाएंगे, तो आरबीआई ने बोला देखो जो सीआरआर वाला पैसा जो आप मेरे पास रख रहे हो उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो एसएलआर की फॉर्म में 18.5 रुपए आप अपने पास रखते हो, ठीक है, शुरुआत में ये ज्यादा कम हुआ करता था, अभी फिलहाल इतना है। तो जो पैसा आप अपने पास रख रहे हो वो पैसा आप गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स इन सब की फॉर्म में अपने पास रख सकते हो। और आपको पता है गोल्ड अगर आज 100 रुपए का है तो कल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार जब अपनी प्रतिभूतियां जारी करती है, सिक्योरिटीज जारी करती है तो 100 रुपए की होती है, उनको एक समय के बाद मिच्योर होने के बाद वो 110 115 रुपए की हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें एटलीस्ट बैंक को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो एसएलआर का पैसा बैंक अपने पास रखती है और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड इन सब की फॉर्म में रख सकती है, ताकि उसके जो 18.5 रुपए हैं उस पर कुछ प्रॉफिट उसको मिल सके, ठीक है। तो ये हो गया सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। देन व्हाट इज आईकोर? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। आईकोर का क्या मतलब होता है भाई? देखो सीधी सी बात समझो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, ठीक है, तो आप बिजनेस में क्या देखते हो कि यार मैं 2 रुपए लगाऊं और मेरे को कम से कम 3 रुपए, एटलीस्ट 2.5 रुपए, एटलीस्ट 2.25 रुपीज, एटलीस्ट 2.01 पैसा, इतना तो मुझे फायदा हो। मतलब 2 रुपए लगाने पे 2 रुपए से 1 पैसा ही सही पर बढ़ के मिले, यही तो इंसान सोच के बिजनेस करता है। तो बोलोगे बिल्कुल सर यही तो सोचते हैं। तो बस उसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे निकलता है ना? तो आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपए की और आपने प्रॉफिट जनरेट किया 200 रुपए का, ठीक है। तो सीधे से डिवाइड कर दो, जितना इन्वेस्टमेंट था जितना आउटपुट निकला, तो आप क्या दिखाओगे? आएगा सर 1/2 का रेशियो। इसका मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आप 200 रुपए निकाल लो, आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आप 150 निकाल लो, तो जाहिर सी बात है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, अगर किसी कंपनी का कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 2 आ रहा है तो क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो आप देखो, या 1 आ रहा है तो क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो देखो भाई, मान लो आपने 200 रुपए लगाए, ठीक है, और आपने 100 रुपए का केवल प्रॉफिट जनरेट किया, तो 100 रुपए के प्रॉफिट से 200 वाला आप डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आया? 200 रुपए कंपनी ने लगाए थे, 100 रुपए आपने कमाए हैं, तब आप ऐसे कंडीशन में आपका आंसर 2 आ रहा है, तो क्या ये अच्छा इंडिकेटर है कि 200 रुपए लगा रहे हो और 100 रुपए कमा रहे हो? आप बोलोगे सर डेफिनेटली ये तो बहुत ही बेकार सा इंडिकेटर है, यहाँ तो हम घाटे में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई भी इंक्रीमेंटल कैपिटल जो आउटपुट रेशियो होता है, अगर वो फ्रैक्शन से, मतलब जो कंप्लीट नंबर में आने लगे, ठीक है, होल नंबर में आने लगे 1 2 3 4, तो आपकी कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, घाटे में जा रहे हो आप, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला आप छोड़ दो, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जीवीए क्या चीज होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जिस तरह हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
कि जितना भी हमारी जो नेशनल टेरिटरी है उसके अंदर हमने जितना भी प्रोडक्शन किया हो, चाहे हम हो चाहे फॉरनर हो, जिसने भी हमारी एक डिफाइंड नेशनल टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया उसका जो नेट वैल्यू होता है उसी को हम जीडीपी कह देते हैं। उसी तरह जीवीए जो होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी हमारा आइटम था उसमें कितना वैल्यू ऐड होता गया उसका सम जो हम निकालते हैं उसी को हम जीवीए कह देते हैं। सिर्फ आपको क्या अभी नाम याद रखना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए का फुल फॉर्म। देन व्हाट इज पीएलआई? पीएलआई को और पीएसएल, इन दोनों को वैसे तो हम आगे देखने वाले हैं, बट यहाँ पर पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और एक और था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। देन व्हाट इज पीएसएल? पीएसएल का फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, हम इसको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एसडीएफ क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसे अपना पैसा, आप किसी को ऐसे ही अरे गहरे को लोन पे दे दोगे तो डिफॉल्टर हो जाएगा, आपका पैसा डूब सकता है। तो बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास जमा करने लगती है, भाई ले लो अपने पास, जमा कर लो खूब सारा पैसा, तो वो होता है एसडीएफ। इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। बेसिकली ये आरबीआई जबरदस्ती बैंकों से कराती है, क्यों? ताकि जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इस पे आरबीआई बैंकों को अच्छा खासा रिटर्न भी देती है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा 6.35 समथिंग इस पे रिटर्न इस समय बैंकों को प्रोवाइड कर रही है आरबीआई, ठीक है। व्हाट इज पीपीपी? तो परचेसिंग पावर पैरिटी, इसका मतलब क्या है, किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी खरीदारी की क्षमता कितनी है, मतलब आप उसके ₹1 से कितने आइटम खरीद सकते हो। जैसे यूएसए में आप चले जाओगे तो आप $1 से कितने आइटम खरीद सकते हो, ब्रिटेन में चले जाओगे तो 1 पॉइंट से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, यूरो से आप यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में 1 यूरो से आप कितनी चीजें खरीद पा रहे हो। जब उसको अलग अलग देशों को साथ में कंपेयर किया जाता है कि 5 आइटम लिए गए अलग अलग ABCDE, और 10 रुपए इंडिया के लिए गए, $10 यूएसए के लिए गए, 10 पाउंड ब्रिटेन के लिए गए, और तीनों देशों को कंपेयर किया गया कि उसने 10 पाउंड से कितना खरीदा, इसने $10 से कितना खरीदा, और इंडिया ने ₹10 से कितना खरीदा। तो जिसने अपने रुपए से ज्यादा चीजें खरीदी होंगी, जाहिर सी बात है उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी उतनी ज्यादा होगी। और इस टर्म में भारत कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत 3rd नंबर पे आता है। भाई याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देना। देन आ जाते हैं व्हाट इज स्विफ्ट? इस पे आरबीआई में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर भी पूछ लिया जाए कि स्विफ्ट क्या चीज होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें वर्ड का भी पूछ लेते हैं कि आई जो अल्फाबेट है उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा स्विफ्ट से। व्हाट थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टेलीकम्युनिकेशन से क्या समझते हो, ठीक है, सीधा सा छोटा सा शब्द है, टेलीकम्युनिकेशन से क्या समझते हो, तो आप बोलोगे सर टेलीकम्युनिकेशन मतलब मोबाइल वगैरह का यूज करके दूर बैठे किसी इंसान से कनेक्शन लेना, मतलब उससे बात कर लेना, उससे हम संचार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेना, दैट इज नोन एज टेलीकम्युनिकेशन। तो मैं बोलूंगा सही समझ रहे हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसके साथ आप एक वर्ड और जोड़ दो, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स व्हाट? तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है भाई, जो कुछ भी रिलेटेड है किससे, पैसों से, है ना, विच इज रिलेटेड टू दी मनी। अगर मैं बोलूं तो कोई भी चीज जो पैसे वगैरह से, मुद्रा वगैरह से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल, ठीक है। तो ऐसी बातचीत, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें पैसा वगैरह क्या हो, ऐड हो, तो हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बहुत अच्छा। तीसरा वर्ड देखो भाई, इंटर बैंक। इंटर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग लोगों के बीच में, दो अलग अलग देशों के बीच में, दो अलग अलग ग्रुपों के बीच में, दैट इज नोन एज इंटर। अब बैंक साथ में जुड़ गया है तो दो अलग अलग बैंकों के बीच में फाइनेंशियल यानी पैसों का, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि बातचीत या फिर संप्रेषण, जो भी आप हिंदी में बेहतर समझते हो। तो ये 3 वर्ड का मतलब तो आप समझ गए। अब वर्ल्ड वाइड तो भाई सभी को ही जानते होंगे, तो वर्ल्ड वाइड क्या मतलब, पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर। सोसाइटी क्या, सोसाइटी मतलब एक ऐसी संस्था जो ऐसा पूरा काम करवा रही हो। तो स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक तरीके की मतलब संस्था तो है ही है, जो क्या प्रोवाइड करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पूरे वैश्विक स्तर पर, जो अलग अलग बैंक है, जैसे इंडिया में पीएनबी है, ठीक है, अमेरिका में अलग अलग बैंक हो गए, ऐसे ब्रिटेन में बैंक्स होंगे, ठीक है, क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब जितनी भी अलग अलग बैंक्स हैं, तो वो सारी आपस में क्या कर सके, कनेक्शन, मतलब एक दूसरे से फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, जो डिटेल्स है, उसको क्या कर सके, एक दूसरे से मैसेजिंग के थ्रू बात कर सके, ठीक है। तो वो हम उस पूरी टेक्नोलॉजी को स्विफ्ट कहते हैं। वर्ड आप समझ चुके होगे, अब स्पेलिंग से जाहिर सी बात है भूलोगे नहीं। टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन था, एफ फॉर फाइनेंशियल था, ठीक है। उसके अलावा
I फॉर इंटरबैंक था, W फॉर वर्ल्ड वाइड था, S फॉर सोसाइटी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। सो फिलहाल तो अभी ये पार्ट 1 रखते हैं, इसके बाद जल्दी जल्दी अगर आप मतलब कमेंट करते हो आपको पसंद आया तो हम 30 तारीख से पहले कुछ ऐसे मतलब जो हमारी बैंकिंग अवेयरनेस है, साथ में जो जनरल अवेयरनेस के कुछ सेक्शन है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप कमेंट करोगे, आप बोलोगे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, तो मिल जाएगा। इसके अलग इसके आगे भी हालांकि है, पर अभी थोड़ा सा समय कम है, तो उन सब चीज़ों को हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहीं रुकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और थी, आप लोग का जैसे कि पेपर है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अभी iExamB की वेबसाइट पे विजिट करो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मिनी टेस्ट आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। तो आप एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, आई गेस एक सेकेंड, नेटवर्क इशू। यस, ओके। अभी क्या करना है, नेटवर्क वहां पर कट गया था, तो अभी क्या करना है आपको, iExamB की वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट वाले कॉलम पे जा सकते हो। अगर आप नए हो तो पहले PYP करना ज़्यादा जरूरी होता है, तो आप PYP से देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आपको सेक्शन दिख रहा होगा, अलग अलग मतलब बैंकिंग वगैरह सारे सेक्शन है, आप जिसकी भी तैयारी करो। फिलहाल जैसे आप लोग तो बैंकिंग एस्पिरेंट हो, तो यहाँ पर आप IBPS, ठीक है, ये RRB वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें मतलब आप देख सकते हो अलग अलग, इस ये RRB का हो गया। उसके अलावा यहाँ पर है IBPS का, IBPS PO राजभाषा अधिकारी है। एक सेकेंड, तो फिलहाल आप मतलब मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाके अपना जो भी आपका IBPS, जैसे यहाँ आ गया ना IBPS SO वगैरह का, तो यहाँ पर आप पेपर अपना देख सकते हो। PYP जो भी है, मॉक टेस्ट वगैरह जो है, हमारी वेबसाइट पे जाकर अटेंड कर सकते हो। अभी इसमें मिनी मॉक टेस्ट आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब उसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अपनी एक्यूरेसी वगैरह, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, या फिर जो भी टॉपिक आपके छूट रहे हैं, आप वो सब वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो। सो फिलहाल वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी कमेंट है आपकी, कोई भी आपको किसी भी मुद्दे पे उस पर वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ उसमें लिखिएगा। सो अकॉर्डिंगली मैं उसको प्रिपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।